राम राज चाहते हैं वैसा जैसा कि राम के समय में राज था। राम के समय में आपको पता होगा कि समय से वर्षा होती थी, से अपने लोग उम्र पूरी करते थे। उम्र सब प्रकार से जनता सुखी रहती थी। जो प्रजा थी उसके लिए राजा सेक्रीफाइस करता था, राजा के लिए जनता सेक्रीफाइस नहीं करती थी। क्या कमियां दिखती हैं आपको समाज में? मुझे समाज में कोई कमियां नहीं दिखती, मुझे तो अपने अंदर ही कमियां दिखती हैं। उन कमियों को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जय श्री राम। मेरा परिचय, मैं अजय कुमार मिश्र, सनातन वैदिक रामराज परिषद का अध्यक्ष हूँ। और हम लोग भारत में रामराज जैसी शासन प्रणाली स्थापित हो, इसके लिए पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज से प्रेरणा लेकर इस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी में तो रामराज है। राजनीतिक प्रश्न तो इसमें मैं कुछ उत्तर नहीं दे सकता। राजनीतिक नहीं है, सामाजिक है। समाज सुरक्षित महसूस कर रहा है, कानून व्यवस्था बेटर है, धर्म की भी रक्षा हो रही है, गौ हत्या निषेध कानून लागू है, गौशालाएं बनी हुई हैं। और किस तरह का रामराज? हम रामराज चाहते हैं वैसा जैसा कि राम के समय में राज्य था। राम के समय में आपको पता होगा कि समय से वर्षा होती थी, समय से अपने लोग उम्र पूरी करते थे, उम्र पूरी करके उनका वो होता था, और सब प्रकार से जनता सुखी रहती थी। जो प्रजा थी उसके लिए राजा सेक्रीफाइस करता था, राजा के लिए जनता सेक्रीफाइस नहीं करती थी। इसलिए तो रामराज है, इसलिए वो रामराज था। अब इसका तुलना आप स्वयं करेंगे कि रामराज अब है कि वो था। तो हम उस रामराज की कल्पना करते हैं जिसके राजा स्वयं राम थे, और वो जनता के लिए, जनता का अंतिम व्यक्ति भी उनके लिए इतना महत्वपूर्ण था कि अंतिम व्यक्ति भी अगर उसने कहा तो उन्होंने संकोच नहीं किया अपना जीवन सर्वस्व निछावर करने। जिससे वो इतना प्रेम करते थे, उनको छोड़ने से उन्होंने परहेज नहीं किया, सिर्फ जनता की बात थी। तो राम के राज जैसा राज तो अब मैं अपने मुंह से ना ही कहूँ तो अच्छा है। राम के जैसा राज कैसे आ सकता है, ये कलयुग है। आ सकता है, किसी कलयुग में आ सकता है। अगर राम के हम आचरण का, उनके गुणों का अगर हम पालन करना शुरू करें, और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राम है। ऐसा थोड़ी कि राम एक कोई अतीत में हुई चीज है जो कभी आगे होगी नहीं। राम आपकी अंतरात्मा ही राम है। उसको जाने, और उसको जानने के बाद हम उनके गुणों का अगर अपने अंदर प्रवेश करके हम उसको पालन करें तो इसी कलयुग में रामराज आ सकता है। क्या कमियां दिखती हैं आपको समाज में? मुझे समाज में कोई कमियां नहीं दिखती, मुझे तो अपने अंदर ही कमियां दिखती हैं। उन कमियों को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम सबसे यही चाहते हैं कि भाई प्रत्येक आदमी राम के गुणों को, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और इत्यादि से पढ़े और उसका अनुशीलन करे, और खुद से अपना निर्णय ले कि हम कहाँ ठहर रहे हैं उसमें, और उसके अनुसार अपना आचरण सुधारता चला जाए। समाज तो व्यक्ति से बनता है ना, तो उसी से सुधार आएगा। यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? यहाँ पर आने का उद्देश्य ये है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने 81 दिवसीय गोविष्ठ यात्रा का उद्घोष किया है। पूरे प्रदेश में वो इसी कड़ी धूप में जगह जगह, गांव गांव और शहर शहर में घूमकर, गांव में घूमकर गायों की रक्षा के लिए अपना एक अभियान चला रहे हैं। तो उसमें कानपुर का जिला संयोजक बनने का सौभाग्य मुझे भी उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। तो कानपुर जिले का मैं संयोजक हूँ, और कानपुर की विधानसभा से लगी हुई ये सभा है। तो आज हम यहाँ टीलेश्वर महादेव के दर्शन करके, महाराज जी को यहाँ पे दर्शन करके, उनको यहाँ से कानपुर ले जाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कानपुर में कहाँ पर है कार्यक्रम? कानपुर में सभी 5 विधानसभाओं के कार्यक्रम हैं। उसमें कैंट विधानसभा, कुदवई नगर विधानसभा, उसके बाद गोविंद नगर, और अपना बिठूर और सीसामऊ, आर्य नगर, ये सब होते हुए, बिठूर से होते हुए फिर बिल्हौर तक हम लोग उनके साथ में महाराज जी के साथ। जब हम एक यूज करते हैं शब्द विधानसभा, तो फिर ये एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं लगने लगता है कि आप चुनाव को प्रभावित करने के लिए निकले हैं? चुनाव को प्रभावित करने का यहाँ पे उद्देश्य नहीं है। विधानसभा शब्दों का प्रयोग इसलिए करना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है उसका कुछ ना कुछ तो भौगोलिक खाका लेना पड़ेगा। अगर हम पर्टिकुलर एक एक जगह का नाम अगर एक एक मंदिर से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो डिफाइन हो नहीं पाता। अब इससे डिफाइन हो जाता है स्थिति भौगोलिक रूप से, जो उत्तर प्रदेश जितने भौगोलिक तरीके से बना हुआ है उसके अनुरूप हम लोगों ने इसका नाम है। ये सवाल इसलिए भी मैंने पूछा क्योंकि बिहार में शंकराचार्य जी ने अपने जो गौरक्षक थे उनको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतारा था। तो यूपी में भी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं सरकार पे दबाव बनाने के लिए? मेरा इतिहास में अभी उसमें मेरा अध्ययन नहीं है, और इस बार भी मेरा महाराज जी से चर्चा हुई है। हम लोग तो सिर्फ गौरक्षा के बारे में ही बात कर रहे हैं, वो प्रश्न आप महाराज जी से करिएगा।
जी। और अच्छा इनके समय में है ना, यूपी में तो है, तो यूपी में भ्रमण का क्या तुक मिलता है? केरल जाएं जहाँ पर जी। गायें काटी जा रही हैं। जी, आपका सवाल एकदम सही है। एक्चुअली ये विषय तो पूरे देश का है, और न पूरे देश का बल्कि पूरे विश्व का है, क्योंकि गाय एक ऐसा विषय है कि गाय और पृथ्वी में बड़ी समानता है। एक जर्मन वैज्ञानिक अभी हुए, अभी 103 साल की उम्र में उनका करीब 2 वर्ष पहले देहांत हुआ है। बड़े रिसर्च के बाद, मतलब 50 साल का जीवन उन्होंने अपने रिसर्च में लगाया कि गाय का वास्तविक स्वरूप क्या है, और उन्होंने ये बताया कि गाय का स्वरूप और पृथ्वी का स्वरूप एक समान है। जो गाय के गुण है, वो पृथ्वी के गुण है एक समान है, कन्या का गुण एक समान है। तो इसलिए गाय का जो संरक्षण है, वो पृथ्वी के संरक्षण जैसी चीज है। तो विषय तो ये पूरे विश्व का है, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी ही थी। महाराज जी ने इस विषय को यहाँ उत्तर प्रदेश से उठाया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश भगवान श्री कृष्ण और राम की जगह है, और भगवान श्री कृष्ण और राम की जगह से अगर विषय को नहीं उठाया जाएगा तो हम अमेरिका से उठाएं, केरल से उठाएं, इसका क्या मतलब है? हमने सही जगह से प्रश्न उठाया। जो जो लोग समर्थन में आते हैं, देखिए जब हम कोई सामाजिक या धार्मिक आंदोलन चलाते हैं तो हमें अपार जन समर्थन चाहिए होता है। अगर हम सनातन की या हिंदुओं के लिए आस्था के जुड़ा मुद्दा उठा रहे हैं तो हमें हिंदुओं का समर्थन चाहिए। लेकिन जो लोग महाराज जी के साथ समर्थन में दिखते हैं, उनमें बहुत सारी उन पार्टियों के कार्यकर्ता भी हैं जिनका आचरण रहा है गौ विरोध में, हिंदू विरोध में। तो फिर आप समर्थन कैसे प्राप्त करेंगे? मैसेजिंग गलत जाती है ना ये हो सकता है, ये आपका जो अनुमान है वो उस तरीके से हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो गलतियां हैं वो तो पूरे जनमानस में है। हम लोग चीज़ों को जानते नहीं। जैसे अभी हमने बातें बताई कि गाय पृथ्वी का स्वरूप है, गाय की रक्षा हमारी पृथ्वी की रक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, गाय की रक्षा हमारे धर्म से जुड़ा हुआ विषय है। तो उसी प्रकार से अभी हम धर्म के बारे में भी जब देखते हैं तो अभी बहुत सारे मंदिरों पे हम लोगों ने सभाएं करने से मना करना पड़ा। कारण ये था कि जब टीम आती तो उसमें पता चलता है कि किसी ऐसे देवी देवता की भी मूर्तियां स्थापित है जो हमारे सनातन धर्म की शास्त्रीय पद्धति में उनका कोई उल्लेख नहीं है। तो हम लोगों को उन जगहों से हट के दूसरी जगह पे करना पड़ता है। उसी प्रकार से जो आपने प्रश्न किया कि हम किन लोगों का समर्थन चाहते हैं, तो हम चाहते पूरे मनुष्यता का समर्थन है। इसमें हमारा तो हिंदू मुसलमान भी नहीं, हम तो चाहते हैं कि पूरे मनुष्य इस चीज को जान लें। अगर जैसे इस बार बड़ा अच्छा विषय हुआ, ये भगवान की बड़ी कृपा है कि इस बार के बकरीद के मौके पे हमारे मुसलमान भाइयों ने अपने तरीके से कहा कि हम गाय ना तो काटेंगे और ना गाय खरीदेंगे। ये एक बड़ी मुहिम पूरे भारत में चली है, और ऐसे ही हो सकता है कि भगवान अगर चाह लेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरे विश्व से गाय संरक्षण की बात उठेगी। तो हम तो सबका समर्थन चाहते हैं। वो एक अलग बात है कि अभी मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोगों से कारवां शुरू हुआ, आगे चल के ये कारवां बहुत बड़े रूप में लेगा। जिस दिन समझ में आ जाएगा वो उस दिन होगा। आज देखिए विश्व जो है, पूरा विश्व विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ा है। क्यों? क्योंकि जो खा रहे हो भक्ष्य भक्ष्य, उसके खाने से तुम्हारी बुद्धि बन रही है, बुद्धि बन रही, टॉलरेंस की क्षमता खत्म हो रही, जरा जरा सी बात पे झगड़ा कर रहे हो। और हमारा भारत क्या कहता है? विश्व बंधुत्व की बात करता है, बस रहो कुटुंबकम की बात करती है हमारी संस्कृति। तो इसका क्या अर्थ है? अर्थ यही है कि हम इस तरीके का जीवन जीते थे, तब हम विश्व कुटुंब की बात करते थे। महाराज जी क्रोधी हो जाते हैं, जरा जरा क्रोध आ जाता है उनको, मुख्यमंत्री को कुछ भी बोल देते हैं, संत हैं तो उनका भी थोड़ा सा वो है ना। अब वो तो दो महान व्यक्तियों के बारे में, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मेरा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि धर्म की रक्षा के लिए हथियार भी उठाना पड़ता है। क्रोध तो बहुत दूर की बात, क्रोध बिना आए तो हथियार चलेगा नहीं। तो ब्राह्मण का जो अस्त्र है वो तप है, क्षत्रिय का अस्त्र जो है क्रोध है, तलवार है, लेकिन उसी प्रकार से ब्राह्मण का अस्त्र जो है वो तप है। तो महाराज जी तपस्या करते हैं। आप देखेंगे कि शाम को 6-7 बजे के बाद वो मौन हो जाते हैं। इतनी कड़ी धूप में जब यहाँ पे इतनी छाया की व्यवस्था करने के बाद लोग आने को नहीं मौजूद होते हैं, इतनी में 81 दिवसीय यात्रा का संकल्प लेना, जन जगह 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 जाके लोग करना, नहीं तो चाहते तो वो भी तमाम संत महात्मा हैं जो सरकारी सुविधाओं को लेके आश्रम में पड़े हुए, वातानुकूलित टेंट उनके लिए लग जाता है। अभी यही इनको सरकारी व्यवस्था प्राप्त होती तो आपको हमको यहाँ धूप में ना बैठना पड़ता। अभी यहाँ पे एक वातानुकूलित टेंट लग जाता, वातानुकूलित इनके लिए जो वो बन जाता, बड़ा पंडाल बन जाता। तो ये तप है भाई साहब। इस तपस्या के अंतर्गत मैं मानता हूँ कि जहाँ पे जरूरत पड़ती तो राज धर्म से ऊपर है धर्म, राज के ऊपर है धर्म, राजनीति से ऊपर धर्म है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो जब धर्म की बात आती है और धर्म का कहीं पे पतन होता है तो ऐसे ही महापुरुषों द्वारा ही तो कुछ न कुछ अपनी वाणी के द्वारा व्यक्त किया जाएगा, तभी तो जनता खड़ी होगी। तो जनता खड़ी नहीं होती है। लेकिन बड़ी अच्छी बात की आपने, जो सत्ता संरक्षित संत हैं उनके लिए व्यवस्थाएं होती हैं, ये तो दिखता है मतलब सबको। नहीं, आप अच्छे पत्रकार हैं, आपने बड़े अच्छे प्रश्न किए, तो इसीलिए मैंने सही सही बातें आपको बताई जो अपने विवेक से मैं कह सकता था। तो संभवतः यही चीज़ है जिसके कारण ये होता है।